Hello everyone, I am Prem Kumar Patle from KV number 1 Chhindwara. Dear students, I am here along with the fourth and last part of this chapter, which is people as resource. And in this session, I will explain about unemployment. Today's session will start with unemployment, and in that session we will focus on nature of unemployment in India. And in that we will see about the seasonal unemployment, disguised unemployment, educated unemployment, as well as we will see about the effects of unemployment and labor absorbing sectors of economy. बच्चों, हम इस सेशन में बेरोजगारी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हम बेरोजगारी की प्रकृति के बारे में जानेंगे। हम मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में जानेंगे, जो कि ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है। इसके पश्चात हम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यानी शिक्षित बेरोजगारी, जो कि नगरीय क्षेत्रों में, अर्बन एरियाज़ में जो देखी जाती है। इफ़ेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी का प्रभाव है, उसे जानेंगे। और हम उन सेक्टर्स के बारे में भी जानेंगे जो लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर्स के तौर पर देखे जाते हैं। Unemployment is said to exist when people who are willing to work at the going wages cannot find jobs. बच्चों, बेरोजगारी उसमें विद्यमान एक ऐसी समस्या है जिसमें व्यक्ति काम तो करना चाहता है, काम इच्छुक व्यक्ति काम करने के लिए जाना चाहता है, लेकिन उसके पास रोजगार नहीं है। ठीक है। द वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स। बच्चों, किसी भी हमारे देश की जो श्रम बल जनसंख्या है, इसमें वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच होती है। मतलब जिनकी उम्र, जिनकी एज इस एज ग्रुप के बाहर होती है, वो वर्कफोर्स पॉपुलेशन का पार्ट नहीं होता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें तो छोटे बच्चे और जो बुज़ुर्ग व्यक्ति होते हैं, वो इस श्रम बल संख्या यानी वर्क फोर्स पॉपुलेशन की कैटेगरी के बाहर होते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स और भी शामिल हो सकते हैं, जैसे देखिए, सकल्स मदर शीला वर्क्स फॉर द फैमिली, शी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट। बेटा, सकल की माँ जो शीला है, वो परिवार के लिए काम करती है और वो अपने घर से बाहर जाकर पारिश्रमिक के लिए काम करने की इच्छुक नहीं है, तो उसे यहाँ पर बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। ठीक है। इसी तरह से जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, सकल के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, हालांकि उसका यहाँ कोई किसी भी कहानी में वर्णन नहीं है, उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि वे वर्कफोर्स पॉपुलेशन का जो एज ग्रुप है 15 टू 59 ईयर्स का, उस वर्क ग्रुप से वो बाहर हैं। In case of India, now in this slide you can understand about the nature of unemployment in India. Okay. In case of India, we have unemployment in rural and urban areas. अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है। However, the nature of unemployment differ in rural and urban areas. और दोनों ही जगह जो अनएम्प्लॉयमेंट के जो रीज़न है बेटा, उनके नेचर हैं, वो डिफरेंट है। While we are focusing in the case of rural areas, there is seasonal and disguised unemployment. ओके। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है। वाई? द अर्बन एरियाज है मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। और अब जब आप नगरीय क्षेत्रों में देखेंगे तो यहाँ शिक्षित बेरोजगारों की संख्या या शिक्षित बेरोजगारी आप देख सकेंगे। तो ये रूरल एरियाज जनरली, यहाँ पर जो सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें बेटा, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है that is related to agricultural sector. Okay. And while we are watching the educated unemployment, the most of uneducated employment you will see in urban areas. Now we will see about the seasonal unemployment. ये मौसमी बेरोजगारी क्या होती है उसे हम समझेंगे। Seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs during some months of the year.
मौसमी बेरोजगारी या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वह होता है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है। दे आल्सो डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर, वो हमेशा उस समय क्या होता है, कृषि पर आधारित होते हैं ये ज़्यादातर लोग। एंड यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कृषि पर जो आधारित या आश्रित लोग होते हैं बेटा, आमतौर पर इस तरह की समस्या का सामना करते हैं। एंड देयर आर सर्टेन बिजी सीजन व्हेन सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग एंड थ्रेशिंग इज डन। वर्ष में क्या होता है कि कुछ महीने जो खेती में काम करते हैं वहाँ बुआई, कटाई, निराई और घाई होती है और इसके बाद ये खाली हो जाते हैं। सर्टेन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, और कुछ विशेष महीनों में कृषि पर जो आश्रित लोग होते हैं उन्हें अधिक काम ही नहीं मिल पाता। तो सच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज अ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, while the people are not able to get any jobs during some months of the year, it is called seasonal unemployment and most of the people related to agricultural work, ठीक है। उनके पास कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए they are engaged in sowing, harvesting, weeding and threshing activity, and after that they have no job, they have no job, they have no work. So such type of unemployment is known as seasonal unemployment. Now we will see about the disguised unemployment. ये बेटा प्रछन्न बेरोजगारी भी इसे कहते हैं। इन केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, ये एक ऐसी बेरोजगारी है जिसमें ऐसा महसूस होता है कि लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, एम्प्लॉयड महसूस होते हैं। दे हैव एग्रीकल्चरल प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क, दिस यूजुअली हैपन अमंग फैमिली मेम्बर्स एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। इस बेरोजगारी में बेटा जो लोग होते हैं जनरली, ये इसका एग्जांपल भी हम विलेज से लेते हैं, ये भी हम रूरल एरिया से लेते हैं। इनके पास एक खेती करने के लिए एक प्लॉट होता है, भूखंड होता है जहाँ उन्हें काम मिलता है, ठीक है। इसको समझने की आप कोशिश कीजिएगा। और ऐसा प्राय कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है ये प्रछन्न बेरोजगारी वाला। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता है, ठीक है, लेकिन उसमें 8 लोग लगें। 8 लोग क्यों लगें? क्योंकि इनकी फैमिली में पूरे मेंबर्स 8 हैं और सभी के सभी वो खेत में जा कर के काम कर रहे हैं। और उसमें काम करने वाले लोगों की आवश्यकता कितनी? केवल 5 लोग की। जो तो 3 जो लोग हैं वो अतिरिक्त हैं, एक्सेस हैं, एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा हैं। और ये तीनों इसी खेत पर काम कर रहे हैं जिस पर 5 लोग पहले से ही काम कर रहे हैं। अब इन तीनों के द्वारा जो काम किया जाएगा, ठीक है, जो अंशदान दिया जाएगा काम का, वो 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता है। वो 5 लोग भी उस काम को कर सकते थे, लेकिन 3 लोग एक्स्ट्रा उसमें चले गए और वो भी काम कर रहे हैं, ठीक। अगर ये 3 लोगों को हटा दिया जाए, 8 में से 5 ही लोग की ज़रूरत थी, अब ये 3 लोग को अगर हम हटा देते हैं तो जो प्रोडक्टिविटी है उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। खेत की जो उत्पादकता है उसमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। तो खेत में 5 लोगों की काम की आवश्यकता है और कर कितने रहे थे? 8। तो वो जो 3 बचे थे, 3 अतिरिक्त जो लोग थे, वो उस प्रछन्न रूप से बेरोजगार होंगे। बात मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गई होगी। वो 3 जो मेंबर्स थे, द फील्ड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल एंड द 3 एक्स्ट्रा पीपल आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। ये इस स्लाइड में जो मैटर दिया है, मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया बेटा, वो उसी से संबंधित है। नाउ वी विल सी अबाउट द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम शिक्षित बेरोजगारों के बारे में जानेंगे। आप सब सुनते ही हैं कि आप अपने आसपास के अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोस में इस तरह की चीज़ों को सुनते होंगे कि यह व्यक्ति बेरोजगार है, जबकि वो काफ़ी पढ़ा लिखा है, ऐसी किसी प्रकार की नौकरी नहीं मिल रही है। सच टाइप ऑफ सिचुएशन यू कैन सी इन अर्बन एरियाज मोस्टली, ओके, ये अर्बन एरियाज़ में ज़्यादातर देखी जाती है। In case of urban areas, educated unemployment has become a common phenomena. बच्चों, ये शहरी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना सी हो गई है। Many youth with matriculation, graduation, post graduation degrees are not able to find job. Okay, a study shows that unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among matriculates.
एक अध्ययन बताता है, एक सामने आती है बात कि जो मैट्रिक वालों की तुलना में जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, उन बेरोजगारों की संख्या तेजी से बढ़ती चली जा रही है। अ पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस्ड एज सरप्लस ऑफ मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरीज कोएग्जिस्ट विद शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर। एक विरोधाभासी जो जनशक्ति स्थिति का सामने आने आई है कि कुछ विशेष श्रेणियों में जो जनशक्ति की अधिकता के साथ कुछ अन्य श्रेणियों में भी जनशक्ति की कमी विद्यमान होती चली जा रही है। तो ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका ये जो फिनोमेना है, ये सबसे ज़्यादा हमें अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलता है। नाउ वी विल सी अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का क्या प्रभाव पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। स्वाभाविक है कि अगर किसी पढ़े लिखे या जो पढ़े लिखे व्यक्ति हो या अपनी क्षमता, अपने स्किल के आधार पर भी कोई व्यक्ति अपनी स्किल के आधार पर कोई जॉब को गेन कर सकता हो, लेकिन उसके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम उस मैन पावर को वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। पीपल हु आर एन असेट फॉर द इकोनॉमी, जो लोग हमारे इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति होते, असेट होते, टर्न इनटू लायबिलिटी, वो हमारे बेरोजगारी के कारण वो दायित्व में बदल जाते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ। इससे क्या होता है कि युवकों में निराशा और हताशा की भावना आने लगती है। पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती है, पैसा नहीं होता है, बड़ी मुश्किलों से वो अपने परिवार को चला पाते हैं। इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट। एक शिक्षित व्यक्ति है, शिक्षित लोगों के साथ जो काम करने के इच्छुक हैं, जो रोजगार सार्थक काम करना चाहते हैं लेकिन रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, तो वाकई ये एक समाज का, एक सोसाइटी का बहुत बड़ा वेस्ट है, ये बहुत बड़ा अपव्यय हो जाएगा। अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति स्किल्ड पर्सन को कोई काम नहीं देंगे तो वो हमारे असेट न होकर हमारी लाइबिलिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। धीरे धीरे ये जो बेरोजगारी होती है वो हमारी आर्थिक बोझ में वृद्धि करने लगती है। द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज। अब जो लोग काम कर रहे हैं, कार्यरत जनसंख्या है, उस पर अब ये अनएम्प्लॉयड जो है वो उनकी निर्भरता बढ़ने लगती है। मान लीजिए कि एक फैमिली है, एक फैमिली में 5 पर्सन्स है, 5 मेंबर्स हैं, उसमें एक ही व्यक्ति अभी वर्किंग कंडीशन में वो काम कर रहा है, ही इज़ एम्प्लॉय, ओके, एंड अदर्स आर नॉट अनएम्प्लॉयड। और जबकि उसके जो 2 बच्चे हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, लेकिन वे लोग भी किसी प्रकार का रोज़गार नहीं पा रहे हैं। तो ये जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो किस पर डिपेंड होंगे? वर्किंग लोगों पर, वो अपने फादर पर डिपेंड होने लगेंगे। तो इस तरह से उन पर भी ये बोझ, या उन पे कह लीजिए उनकी जिम्मेदारी जो है वो उन पर बढ़ती चली जाएगी। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज ऑफ सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड। स्वाभाविक सी बात है, जब पैसा नहीं होगा हाथ में तो व्यक्ति का जीवन और साथ ही साथ समाज के जीवन की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उस पर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। व्हेन अ फैमिली हैज़ टू लिव on a bare subsistence level, there is a general declining in its health status and rising withdrawal from the school system. अब जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह के स्तर पर रहना पड़े, bare subsistence लेवल पर ही रहना पड़े, तब क्या होगा? तब उसके स्वास्थ्य के स्तर पर भी असर पड़ना शुरू होगा, उसके में गिरावट आने लगेगी। और जो स्कूल प्रणाली है, स्कूल सिस्टम है, उससे भी अलगाव में वृद्धि होने लगेगी। जब बेरोजगार व्यक्ति होने लगता है तो परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं वो धीरे धीरे स्कूल सिस्टम से भी हटने लगते हैं। जहाँ पहले वो अच्छे हेल्थ चेकअप करवा सकते थे, अब इनकम नहीं होने की वजह से, अब उनकी पैसा नहीं होने की वजह से वो अपना चेकअप नहीं करवाएंगे, अपने हेल्थ फैसिलिटीज़ को गेन नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, धीरे धीरे उनकी हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम से अलगाव की स्थिति उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ डिटर्मिनेंट इम्पैक्ट on the overall growth of an economy. Increase in unemployment is an indicator of a depressed economy. बच्चों, किसी अर्थव्यवस्था का जो समग्र विकास है वो बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव तो उस पर पड़ता ही है, और बेरोजगारी में अगर वृद्धि होती है, ठीक है, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज़ रिलेटेड टू डिप्रेस्ड इकोनॉमी। ये मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक होती है बेरोजगारी। It also wastes the resources which could have been gainfully employed. ये संसाधनों की केवल बर्बादी ही नहीं करता, बल्कि उसका उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता था वो भी नहीं कर सकता है। ठीक है, जो रिसोर्सेस है वो उसका उपयोग तो हो ही नहीं रहा है, वो बर्बाद हो रहे हैं। अब जब रिसोर्सेस बर्बाद हो रहे हैं तो उनका क्यों हम बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते थे, अब वो उसको भी हम नहीं कर पा रहे हैं। इफ पीपल कैन नॉट बी यूज्ड एज अ रिसोर्स दे नेचुरली अपीयर एज अ लाइबिलिटी टू द इकोनॉमी। अगर लोगों को हम संसाधन के तौर पर उपयोग में नहीं लाएंगे, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हम उसकी सेवाएं नहीं लेंगे, एक स्किल्ड पर्सन हम उसको जॉब नहीं दिलवा सकेंगे, उसको वर्क नहीं दिला सकेंगे, तो इस स्वाभाविक तौर पर ये क्या होगा कि ये जो असेट होने वाले लोग थे वो हमारे लाइबिलिटीज़ या अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। ठीक, इन केस ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ लो। कहता है कि भारत में सांख्यिकी रूप में भारत में जो बेरोजगारी की दर है वो काफ़ी कम है, दर निम्न है, ऐसा कहता है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड विद लो इनकम एंड प्रोडक्टिविटी आर काउंटेड एज एम्प्लॉयड। बड़ी संख्या में बेटा जो लोग हैं वो लो इनकम के साथ काम कर रहे हैं, लो प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे लोग जो लोग काम कर रहे हैं उनकी गिनती नियोजित लोगों में, एम्प्लॉयड लोगों में गिनी जा रही है। They appear to work throughout the year, but in terms of their potential and income, it is not adequate for them. वो पूरे वर्ष काम कर रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है। They appear, they are working throughout the year. लेकिन जब हम बात करें कि उनकी क्षमता उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली, उनके इनकम के अकॉर्डिंगली, तो उसके लिए यह उनके लिए जो है वो पर्याप्त नहीं है। एक वेल एजुकेटेड पर्सन है, वो एजुकेटेड पर्सन को उसके इतना हायर एजुकेशन है कि वो कॉलेज लेवल पर जाकर के प्रोफेसर एक जॉब को गेन कर सकता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो वही व्यक्ति एक छोटे स्कूल में एक टीचर के पद पर, प्राइमरी टीचर के तौर पर, या उसकी क्षमता से कम के हिसाब से उसे जॉब मिल जा रहा है जो उसकी क्षमता से कम है, तो उसमें वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। तो हम उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी जो क्षमता है, उसके हिसाब से हम उसकी पोटेंशियल के हिसाब से हम उससे गेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वे काम तो कर रहे हैं, कुछ लोग काम तो कर रहे हैं, पर ऐसा लगता है मान लो उस पर काम थोपा गया है। ठीक है, वे अपनी पसंद का कोई काम नहीं करना, कोई काम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें उनके पसंद का काम उन्हें मिल नहीं पा रहा है। और बेटा द पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट, जो गरीब आदमी होता है वो बेकार भी नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि उसे अपने फैमिली को पालना है और उसे उसके लिए कुछ ना कुछ अर्निंग करनी है। वे किसी भी काम में जुड़ जाना चाहते हैं। दे टेंड टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग पोटेंशियल। चाहे वो उससे कितनी ही उनको इनकम मिल रही हो, वो खाली बैठना नहीं चाहते, वो कुछ ना कुछ उसमें कमाई करना चाहते। दे आर अर्निंग कीप्स देम ऑन अ बेयर सब्सिस्टेंस लेवल, और अपनी इस कमाई से वे किसी तरह अपने जीवन का निर्वाह कर पाते हैं। सो दीज आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो मैंने आपको अभी ये एक्सप्लेन किया, ये सभी के सभी अनएम्प्लॉयमेंट के इफ़ेक्ट्स हैं बेटा। नाउ वी विल सी अबाउट द लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से क्षेत्रक हैं जो सबसे ज़्यादा लेबर को अपने अवशोषण करते हैं, ठीक है, अपने में समाहित कर लेते हैं। तो एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ये कृषि का जो क्षेत्र है बेटा, उसमें सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक जो लोग हैं उसमें एंगेज हैं। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक है कृषि, जिसमें most laborers are observing in this sector, and in recent year
there has been a decline in the dependence of population on agriculture, partly because of disguised unemployment discussed earlier. बच्चों, पिछले वर्षों में जो हमने डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, प्रच्छन्न बेरोजगारी के कारण कृषि पर अब जनसंख्या की जो निर्भरता है उसमें कुछ कमी आना शुरू हो गई है। ठीक, अब कृषि में जो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, तो ऐसे लोग क्या हो रहा है कि अब दे मूव टूवर्ड्स द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर. Some of the surplus labor in agriculture has moved to either the secondary or the tertiary sector. अभी टर्सरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर की ओर जा रहे हैं. वो जो 2-4 महीने काम करने का महीनों तक खाली रहते थे, हम उन लेबर की बात कर रहे हैं. इन द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग. जो द्वितीयक क्षेत्र है बेटा, उसमें छोटे पैमानों पर जो होने वाला विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण है. ठीक है, मतलब एब्जॉर्बिंग मतलब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं इसमें वर्क कर रहे हैं. ठीक, इन केस ऑफ द टर्सरी सेक्टर वेरियस न्यू सर्विसेज आर नाउ अपियरिंग लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन. और अगर हम बात करें तृतीयक क्षेत्र की, तो इसमें भी अब नई सेवाएं सामने आ रही है, जैसे जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी. इस तरह की बहुत सारी जो नई सेवाएं अब सामने आ रही है. तो प्यारे बच्चों, हमने आज के इस सेशन में देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट के क्या कॉजेज़ थे, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड उसके जो नेचर्स था उसको हमने जाना, हमने टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को देखा, हमने इफ़ेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को देखा, और लास्ट में हमने देखा लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. तो लार्जेस्ट एब्जॉर्बिंग सेक्टर कौन सा लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर है, वो एग्रीकल्चर है. इसके बाद सेकेंडरी और फिर टर्सरी सेक्टर. उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच.